1 मई 1958 इलाहाबाद के एक कोर्ट रूम में सभी की नजर एक मुस्लिम महिला पर टिकी हुई थी। हुस्ना बाई, जो अपने हक के लिए अदालत के सामने संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ खड़ी हुई थी। हुस्ना बाई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगदीश सहाय से ये कहती हैं कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, ये मेरा पेशा है और मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि स्वतंत्र भारत के नए कानून ने मेरे जीने का जरिया छीन लिया है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और इस कानून के खिलाफ मैं भारत के संविधान का सहारा लेकर खड़ी हूँ। हुस्ना बाई अदालत से ये सवाल करती हैं कि अगर कानून मेरे जीवन के जीने का जरिया ही छीन लेगा तो ये वेलफेयर स्टेट का मकसद कैसे पूरा करेगा। हुस्ना बाई के सवाल किसी आम महिला के सवाल नहीं थे, जो उन हजारों महिलाओं की आवाज थी जो भारत के नए समाज में अपनी जगह ढूंढ रही थी, जहां उनकी जिंदगी और उनके रहन सहन पर लोग अक्सर उनके खिलाफ फैसले किया करते थे। प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति दुनिया के सबसे पुराने व्यवसायों में से एक व्यवसाय माना जाता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज के कोने कोने में छुपी हुई है, इसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज हम इस व्यवसाय के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसके इतिहास, कानूनी पहलू और व्यक्तियों के अधिकारों के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज तक समाज ने इस धंधे में उतरने वालों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक नए नजरिए से। प्राचीन भारत में देवदासियों को मंदिरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, जो अपनी कला से न सिर्फ मंदिरों की सेवा किया करती थी बल्कि सोशियो कल्चरल मूवमेंट में भी हिस्सा लिया करती थी। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के वृद्धेश्वर मंदिर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि यहाँ देवदासियों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था हुआ करती थी और उन्हें ईश्वर की पूजा करने में भी समाज का समर्थन मिलता था। देवदासियों का काम एक पूजित सेवा माना जाता था, लेकिन भारत में अंग्रेजी हुकूमत के आने से देवदासी प्रथा शोषण का शिकार बनती गई और उन्हें सेक्स ट्रेड में ढकेल दिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मलनगा वत्स्यना के कामसूत्र में प्रोस्टिट्यूशन को एक व्यवस्थित और लीगल प्रोफेशन के रूप में दर्शाया गया है। इस व्यवसाय में काम करने वाली महिलाएं न सिर्फ श्रृंगार और कला में माहिर थीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों में भी अपना योगदान देती थीं। जैसे उज्जैन के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार राजकुमारी अम्रपाली मगध एम्पायर की एक प्रसिद्ध तवाइफ थी, जिन्होंने उस समय की महिलाओं के सोशियो कल्चरल अपलिफ्टमेंट के साथ साथ मगध साम्राज्य के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में भी अपना योगदान दिया। मुगल साम्राज्य में भी तवाइफों को एक अहम दर्जा दिया गया था। उनका काम न सिर्फ शाही लोगों का मनोरंजन करना था, बल्कि सामाजिक और पॉलिटिकल डिस्कशंस में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। लखनऊ की उमराव जान का नाम आज भी उनकी खूबसूरती और कला के लिए लिया जाता है, जिनकी कहानी मुगल दरबार की शान मानी जाती है। वहाँ की बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि तब और आज के समाज में कितना फर्क है। ब्रिटिश रूल के आने के बाद प्रोस्टिट्यूशन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ और यह एक स्टिग्मा बनकर रह गया। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने रेड लाइट एरियाज को रेगुलेट किया, लेकिन फिर भी सेक्स वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया। कोलकाता के सोनागाची और मुंबई के कमाटीपुरा जैसे रेड लाइट एरियाज इसी पीरियड में स्टैब्लिश हुए थे, जहां सेक्स वर्कर्स को ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए कंफर्ट वुमेन बनाया गया। इससे समाज में सेक्स वर्कर्स के लिए घृणा पैदा होने लगी, जिससे समाज इस व्यवसाय में काम करने वाली महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगा, न कि किसी आम महिला की तरह। इसीलिए देश की आजादी के बाद साल 1956 में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने के लिए भारत सरकार ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट को पूरे देश में लागू कर दिया, जिसके मुताबिक ब्रोथल कल्चर, सॉलिसिटिंग या पब्लिक प्लेसेस पर प्रोस्टिट्यूशन करना बैन हो गया। लेकिन इस एक्ट के अनुसार प्राइवेट और अपनी मर्जी से की गई एस्कॉर्ट सर्विसेज को मंजूरी दी गई। इसी कानून के खिलाफ हुस्ना बाई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज की थी। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब समाज ने प्रोस्टिट्यूट्स को सिविल सोसाइटी से बाहर कर दिया था। फिर भी 1951 के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 28,000 प्रोस्टिट्यूट्स एक्टिव थी। यह वो लोग थे जो अपना पैसा कमाते थे, टैक्सेस देते थे, प्रॉपर्टी भी ओन करते थे, लेकिन समाज उन्हें इज्जत देने से कतराता था। लेकिन हुस्ना बाई के केस ने पूरे देश में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर एक चर्चा सी छेड़ दी। मुंबई की बेगम कलावत, जो स्कूल के पास अपना व्यवसाय कर रही थी, उन्हें पुलिस द्वारा एविक्ट कर दिया गया। उन्होंने हाई कोर्ट में अपने राइट टू इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ ट्रेड का हवाला देते हुए ये कहा कि अगर मेरे पेशे को बैन कर दिया गया तो ये और भी इज्जतदार जगह में फैल जाएगा। हमारा पेशा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार को भी आर्थिक सहारा देता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के रेड लाइट एरियाज की लगभग 13,000 प्रोस्टिट्यूट्स ने इस कानून के खिलाफ हंगर स्ट्राइक की धमकी देकर हुस्ना बाई के केस को सपोर्ट किया। इलाहाबाद की डांसिंग गर्ल यूनियन ने डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए ये बताया कि सरकार द्वारा पारित
इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का सीधा उल्लंघन करता है। देखा जाए तो उस समय प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध महिला सांसद और सोशल वर्कर्स की तरफ से आया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ कानून लाने की मांग कर रहे थे। सोशल वर्कर्स का कहना था कि प्रोस्टिट्यूशन एक दुख और शोषण का जीवन है। महिलाएं अपने मन से ये पेशा नहीं चुनती, उन्हें मजबूर किया जाता है। दोस्तों, हुस्नाबाई का केस सिर्फ 2 हफ्ते तक ही चल पाया। कोर्ट ने हुस्नाबाई की अपील ये कहते हुए डिसमिस कर दी कि उनका और उनकी जैसी हजारों महिलाओं का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तब तक वायलेट नहीं होता जब तक कोई क्रिमिनल कंप्लेंट या एविक्शन नोटिस ना हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया और कहा कि प्रोस्टिट्यूट्स को अनरेस्ट्रिक्टेड राइट्स नहीं मिल सकते। लेकिन साल 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क से रिलेटेड बुद्धदेव कमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 को कंसिडर करते हुए ये कहा कि सेक्स वर्कर्स भी इंसान हैं और उन्हें भी अपने जीवन को सम्मान से जीने का अधिकार है। इस लैंडमार्क जजमेंट ने पहली बार सेक्स वर्कर्स के राइट्स को सिक्योर करने का रास्ता दिखाया। ये केस सेक्स वर्कर की वल्नरेबल कंडीशन और उनके साथ जुड़ी सोशल स्टिग्मा को हाईलाइट करता है। इस रूलिंग ने सेक्स वर्कर को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया है। इस केस के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर के लिए गाइडलाइन फ्रेम करने का स्टेप लिया ताकि सेक्स वर्कर्स की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके और उनको भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाया जा सके। साथ ही इस केस ने पब्लिक को ये समझाया है कि सेक्स वर्कर्स कोई कमोडिटी नहीं है और उन्हें सिर्फ उनके प्रोफेशन की वजह से नीचा नहीं देखा जाना चाहिए। सेक्स वर्कर भी इंसान हैं और उन्हें भी वही राइट्स और प्रिविलेजेस मिलने चाहिए जो समाज के दूसरे लोगों को मिलते हैं। नीदरलैंड में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया गया है और वहाँ की सरकार ने सेक्स वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन सिस्टम भी अवेलेबल किए हैं। दोस्तों, प्रोस्टिट्यूशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो सोशल स्टिग्मा, एक्सप्लॉयटेशन और लीगल चैलेंजेस के बीच फंसा हुआ है। अगर इसे लीगलाइज और रेगुलेट किया जाए तो यह ना सिर्फ एक सेफ प्रोफेशन बन सकता है बल्कि सेक्स वर्कर्स के लिए डिग्निटी और रिस्पेक्ट लाने में भी मदद करेगा। लेकिन क्या भारत का समाज इस नई सोच के लिए तैयार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।